हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र एवं उसकी अध्ययन पद्धतियाँ। इससे पहले हम लोगों ने समाजशास्त्र का 3 चैप्टर जो एक के तिवारी बुक का है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, दूसरे चैप्टर में समाजशास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु एवं तीसरे चैप्टर में समाजशास्त्री अध्ययन के उपागम पढ़े हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें समाजशास्त्र की अध्ययन की पद्धतियां पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अध्ययन पद्धति से तात्पर्य उस तरीके से है या उस रास्ते से है जिसका उपयोग कर किसी भी घटना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समानता घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक घटनाएं, दूसरी होती है मानवीय घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं उसे साइंसेस के अंदर रखते हैं, मतलब विज्ञान के अंदर, और जो मानवीय घटनाएं होती हैं उन्हें हम सामान्य मतलब समाज विज्ञान के अंदर लगते हैं, जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं। प्राकृतिक घटनाएं स्वतंत्र एवं स्वाभाविक होती है, इनका प्रत्यक्षता अवलोकन किया जा सकता है, इनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन एवं इनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन मानवीय घटनाएं होती हैं क्योंकि इसमें अन्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं या अमूर्त होती है, गतिशील होती है, सार्वभौमिकता का अभाव, स्वजातीयता का अभाव एवं भविष्यवाणी में कठिनाई आदि विशेषताओं से संबंधित होती है। इसलिए इनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन में कठिनाई होती है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है उसे ही पद्धति कहते हैं। मानवीय घटनाएं, जिन्हें सामाजिक घटनाएं भी कहा जाता है, को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है मूर्त सामाजिक घटनाएं और दूसरी है अमूर्त सामाजिक घटनाएं। अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे गुणात्मक पद्धति कहते हैं, मतलब क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। मूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे परिमाणात्मक पद्धति अर्थात क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं। समाजशास्त्र में गुणात्मक पद्धति के रूप में जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहली है आगमन एवं निगमन पद्धति, दूसरी है व्यक्ति अध्ययन पद्धति जिसे केस स्टडी कहा जाता है, तीसरी है समाज मिति पद्धति और चौथी है सामाजिक दूरी का पैमाना जिसे बोगार्ट ने दिया है, और पांचवा है सामुदायिक अध्ययन पद्धति। प्रमाणिक पद्धति के अंतर्गत 4 पद्धतियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पहला है ऐतिहासिक पद्धति, दूसरा है तुलनात्मक पद्धति, तीसरा है सांख्यिकी पद्धति और चौथा है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सोशल सर्वे मेथड। आगमन एवं निगमन पद्धति। आगमन पद्धति से विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति से समाज की ओर बढ़ने और अध्ययन करने की बात है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आगमन पद्धति दृष्टांत से नियम की ओर अध्ययन पर केंद्रित है। उदाहरणार्थ पत्थर का पृथ्वी पर गिरना, फल का पृथ्वी पर गिरना, अन्य वस्तुओं का पृथ्वी पर गिरना यह विशिष्ट घटनाएं या दृष्टांत है तथा इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालना कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है या नियम है। मतलब आगमन पद्धति में क्या होता है, हम विशिष्ट से समान की हो जाते हैं, मतलब पर्टिकुलर टू जनरल। और निगमन पद्धति क्या होती है, आइए ये जान लें। निगमन पद्धति में सामान्य से विशिष्ट, मतलब जनरल टू पर्टिकुलर। इसमें क्या होता है, सिद्धांत पहले से बने होते हैं और उसके हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसमें नियम से दृष्टांत की ओर बढ़ा जाता है, अर्थात समाज को केंद्र में रखकर व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसलिए पत्थर, फल आदि सभी पृथ्वी पर गिरते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और घटना क्रिया विज्ञान, लोक विधि विज्ञान अपने अध्ययन में आगमनात्मक पद्धति है, मतलब ये जो सिंबॉलिक इंट्रोडक्शनिज्म है, फिनोलॉजी है, एथनोमेथोडोलॉजी है, ये सब क्या है, इंडक्टिव थ्योरी है। और जो प्रकारवाद है, संघर्षवाद है, उद्विकासवाद है, ये सब क्या है, डिडक्टिव के अंतर्गत आती है, मतलब निगमन पद्धति इन्हें कहा जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है, यह पद्धति किसी भी इकाई का विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन करने पर जोर देती है। यह सीमित क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। दूसरे शब्दों में जब किसी इकाई का संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं। प्रोफेसर लिपले, इन्होंने केस स्टडी की परिभाषा दी है, मोस्टली बहुत ये फैमिली पे भी परिभाषा दिए हैं इन्होंने।
स्टेम फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया है। बाल अपराध का अध्ययन एंडरसन ने होबो संस्कृति का अध्ययन, वार्नर ने यांकी सिटी का अध्ययन और लिंडमैन ने मिडिल टाउन का अध्ययन और ऑस्कर लेवी का 5 फैमिलीज का अध्ययन, थॉमस और नैनकिन ने पॉलिश पीजेंट का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में आते हैं। ये आप याद कर लीजिए, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। लिपने ने क्या किया? बाल अपराध का अध्ययन किया है। एंडरसन ने होबो संस्कृति का अध्ययन किया है। वार्नर ने यांकी सिटी का अध्ययन किया। लिंडमैन ने मिडिल टाउन का अध्ययन किया। ऑस्कर लेविस ने 5 फैमिलीज का अध्ययन किया और थॉमस और नैनकी ने पॉलिश पीजेंट का अध्ययन किया। ये सभी सब क्या है? केस स्टडी हैं। बर्गेस इस पद्धति को सूक्ष्म प्रदर्शीय पद्धति अर्थात माइक्रोस्कोप मेथड कहते हैं। समाजमिति पद्धति इसका सबसे पहले उल्लेख मॉनियो द्वारा 1937 में प्रकाशित हु शैल सर्वाइव पुस्तक में किया गया। मॉनियो की पुस्तक है हु शैल सर्वाइव। इस पद्धति के द्वारा किसी भी समूह के सदस्यों के बीच लगाव एवं दूरी, प्रेम एवं घृणा, आकर्षण एवं विकर्षण का पता लगाया जाता है। इस पद्धति द्वारा केवल छोटे समूह का अध्ययन संभव है। यही इस पद्धति की कमजोरी है। यह एकमात्र ऐसी पद्धति है जो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है। मतलब जो केस स्टडी होता है वो परिमाणात्मक मतलब क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। सामाजिक दूरी का पैमाना। सामाजिक दूरी की अवधारणा सर्वप्रथम 1902 में अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क द्वारा दिया गया। इन्होंने अमेरिकी समाज में विभिन्न प्रजातियों के साथ संबंध को जानने के लिए इस अवधारणा का उल्लेख किया, लेकिन सामाजिक दूरी को मापने का सबसे पहला पैमाना बोगार्ट द्वारा 1925 में बनाया गया। बोगार्ट ने अपने पैमाने पर 7 बिंदुओं को रखा, जिसमें दोनों छोरों पर अत्यधिक प्रेम एवं घृणा वाले शब्दों को रखा गया है। लोगों से बातचीत में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि यह पैमाने के किस तरफ है। बोगार्ट पैमाने को संचयी पैमाना भी कहा जाता है। सामाजिक दूरी वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक घटना है, इसलिए इसे मनोवृत्ति एटीट्यूड्स भी कहा जाता है। फिर भी बोगार्ट के सामाजिक दूरी पैमाने की मनोवृत्ति मापक पैमाना नहीं कहा जाता। किसी भी वस्तु, विचार एवं व्यक्ति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल मनोभाव को मनोवृत्ति कहा जाता है। अगर आपकी मनोवृत्ति किसे कहा जाएगा? अगर आपके किसी के प्रति अनुकूल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आपके थॉट्स होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मनोवृत्ति कहा जाता है। सर्वप्रथम मनोवृत्ति मापने का प्रयास 1929 में थर्स्टन द्वारा किया गया। थर्स्टन ने अपने पैमाने पर छोटे छोटे 100 बिंदुओं को रखा, लेकिन उसकी क्लिष्टता मतलब कठिनाई को देखते हुए लिकर्ट द्वारा 1932 में एक अलग पैमाना बनाया गया। लिकर्ट ने इस पैमाने पर 3 बिंदुओं को रखा। पहला है साम्राज्यवाद, दूसरा है प्रजातीयवाद और तीसरा है मानवतावाद। 1928 में स्टुअर्ट चैपिन द्वारा परिस्थिति मापक पैमाना स्टेटस मेजरमेंट स्केल बनाया गया, जिसमें 4 बिंदुओं को रखा गया। पहला है भौतिक उपलब्धि, दूसरा है आय, तीसरा है सांस्कृतिक उपलब्धि और चौथा है समूह क्रियाओं में सहभागिता। पांचवा हमारा जो अध्ययन है सामुदायिक अध्ययन पद्धति, जिसे कम्युनिटी स्टडी मेथड कहते हैं। इस पद्धति में संपूर्ण समुदाय को समझने का प्रयास किया जाता है। यह व्यक्ति पद्धति के जैसे ही है। इसमें किसी एक इकाई को संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। इसमें एक समुदाय का संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। समुदाय के अंतर्गत गांव, जनजाति, ग्रामीण परिवार आदि आते हैं, अतः इनका अध्ययन सामुदायिक अध्ययन है। ऐतिहासिक पद्धति, यह अति प्राचीन पद्धति है जिसके द्वारा सामाजिक घटना का या किसी संस्था का ऐतिहासिक रूप से जानने का प्रयास किया जाता है। मॉर्गन ने परिवार का अध्ययन, टायलर ने धर्म का अध्ययन, दुर्खिम ने समाज का अध्ययन, ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन इसी पद्धति से किया है। मार्क्स द्वारा समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में इस पद्धति का प्रयोग किया गया। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इस पद्धति से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी घटना का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। इतिहास में हमें संस्कृति के बारे में पता चलता है। इतिहास एवं समाजशास्त्र के संबंध में रेखांकित करते हुए हॉबर्ट्स का कहना है कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र वर्तमानकालीन इतिहास है।
तुलनात्मक पद्धति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी दो के बीच तुलना की जाती है। यह भी प्राचीन पद्धति है। इसका प्रयोग हम अपने दिनचर्या में भी करते हैं। समाजशास्त्र में इस पद्धति का प्रयोग इमानुएल दुर्खिम द्वारा किया गया। इमानुएल दुर्खिम ने आत्महत्या संबंधी विचार में इस पद्धति का प्रयोग किया। इमानुएल दुर्खिम की पुस्तक है सुसाइड, जो 1997 में आई थी। उसमें इन्होंने सुसाइड मतलब कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया था। दुर्खिम का तो यहाँ तक कहना है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक शाखा नहीं वरन स्वयं समाजशास्त्र है। मैक्स वेबर द्वारा भी धर्म और पूंजीवाद के अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग किया गया। रेडक्लिफ ब्राउन ने तो मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा है। सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिकल मेथड, इसे गणितीय पद्धति भी कहते हैं। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग गिडिंग्स द्वारा जनसंख्या के विश्लेषण में किया गया है। टायलर एवं लेवी-स्ट्रॉस द्वारा नातेदारी के विश्लेषण में इस पद्धति का प्रयोग किया गया। मेलिनोव्स्की ने नातेदारी के स्थान पर बंधुता बीजगणित किनशिप अलजेब्रा का प्रयोग उचित माना है। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, यह भी अति प्राचीन पद्धति है। इसका भी प्रयोग मानव प्रारंभ से ही करता रहा है। अंग्रेजी में शब्द सर्वे फ्रेंच के श्योर है और लैटिन के वीर सबसे मिलकर बना है। श्योर का अर्थ है ऊपर, ओवर अर्थात वीर का अर्थ है देखना, टू सी होता है, अर्थात सर्वे का शाब्दिक अर्थ है किसी घटना या स्थिति को ऊपर से देखना। हेरोडोटस तथा भारत में चाणक्य द्वारा इस पद्धति का उल्लेख किया गया है। जॉन हॉवर्ड ने इंग्लैंड के जेलों में बंद अपराधियों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण से ही किया है। वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं जिन्हें वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वास्तव में किसी भी विषय को विज्ञान बनाने में इन पद्धतियों का ही प्रयोग होता है। स्टुअर्ट चेर ने अपनी पुस्तक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखते हैं कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, न कि अध्ययन विषय से। कार्ल पियर्सन का पुस्तक है द ग्रामर ऑफ साइंस में लिखते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में। लुंडबर्ग लिखते हैं कि मोटे तौर पर वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। इस प्रकार स्पष्ट है वैज्ञानिक पद्धति वह तरीका है जिसके सहारे किसी भी घटना का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर ग्रीन तो यहाँ तक लिखते हैं कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है। इसी प्रकार लैंडिस का कहना है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में हो। बर्नार्ड ने वैज्ञानिक पद्धति के रूप में 6 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जिसमें परीक्षा, जिसे इंग्लिश में टेस्टिंग कहते हैं, सत्यापन, इंग्लिश में वेरिफिकेशन कहते हैं, परिभाषा, इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं, वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विन्यास, ओरिएंटेशन कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के चरण, आइए हम अब वैज्ञानिक पद्धति के चरण जान लेते हैं कौन कौन से हैं। स्टेजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड, विभिन्न विद्वानों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के भिन्न भिन्न चरणों का उल्लेख किया गया है। जैसे लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए, जिसमें कार्यशील उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन और आलेखन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, सामान्यीकरण। पीबी यंग वैज्ञानिक पद्धति को 6 चरणों का उल्लेख करते हैं। अध्ययन समस्या का चुनाव, कार्यशील उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का व्यवस्थित आकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का सामान्यीकरण। निष्कर्षतः सामाजिक पद्धति के चरणों के निम्न रूपों में देखा जा सकता है, जैसे समस्या का चुनाव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को चूज करते हैं, उसके बाद हम उपकल्पना निर्माण मीन्स हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसके बाद तथ्यों का अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं क्लासिफिकेशन, उसके बाद सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन करते हैं। तथ्य संकलन, तथ्य वे सूचनाएं आंकड़े हैं जिनके आधार पर किसी घटना का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जाता है। विज्ञान वास्तव में तथ्यों का संकलन ही है। सामाजिक अनुसंधान तथा शोध पर ही आधारित है, जो कि तथ्य समाज में बिखरी हुई होती है, अतः अध्ययनकर्ता उन्हें संकलित करता है और किसी के आधार पर घटना के संबंध में अपना निष्कर्ष देता है। हो सकता है मैं वो जल्दी बोल रही हूँ, पर
चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर जल्दी से नहीं बोलेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। आप लोग नॉर्मल स्पीड में सुनिएगा, आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है। विज्ञान द्वारा दो तथ्यों को दो भागों में बांटा गया, जिसमें प्राथमिक तत्व हो गया, दूसरा द्वितीयक तत्व हो गया। प्राथमिक तत्व वे हैं जिनका संकलन शोधकर्ता स्वयं करता है, अर्थात मतलब जो फील्ड में जाकर डेटा जो शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। और जबकि द्वितीयक तत्व वे होते हैं जिनका संकलन अध्ययनकर्ता नहीं किया जाता, बल्कि वह किसी दूसरे के द्वारा पहले से ही संकलित है और आवश्यकता अनुसार अध्ययनकर्ता इस तथ्य का उपयोग करता है। जिन प्रवृत्तियों या तरीकों द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के स्रोत कहते हैं। पीवी यंग तथ्य संकलन के स्रोतों को दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें प्रलेखीय स्रोत है, डॉक्यूमेंट्री स्टेट एंड क्षेत्रीय स्रोत, फील्ड सोर्स आते हैं। लुंडबर्ग तथ्यों को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत आता है, ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत भूगर्भीय स्रोत और प्रलेखीय स्रोत आता है, और क्षेत्रीय स्रोत है। क्षेत्रीय स्रोत के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं, व्यवहारों पर प्रत्यक्ष अवलोकन। बैगले अपनी पुस्तक फैक्ट्स एंड हाउ टू फाइंड देम में दो स्रोत का उल्लेख करते हैं, जिसमें प्राथमिक स्रोत इसके अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, स्थानीय स्रोत सूचनाएं आदि सम्मिलित हैं। द्वितीयक स्रोत इसके अंतर्गत प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें डायरी, पत्र, संस्मरण, जीवन इतिहास, जनगणना, रिपोर्ट, सरकारी पत्रों को शामिल किया जाता है। अवलोकन यह अत्यंत प्राचीन पद्धति है, इसलिए इसे शास्त्रीय पद्धति भी कहते हैं। यह तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। अंग्रेजी शब्द ऑब्जर्वेशन की हिंदी देखना होती है, शायद इसलिए अवलोकन को नेत्रों द्वारा किया गया अध्ययन भी कहा जाता है। प्रोफेसर सी ए मोजर का कहना है कि ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की आवश्यकता मतलब प्रयोग किया जाता है, नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। गुडे एवं हार्ट का कहना है विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है, फिर सत्यापन के लिए अवलोकन पर ही लौट कर आना पड़ता है। अवलोकन की विशेषताएं, पहला है मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग, उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, पारस्परिक एवं कार्यकारण संबंध का पता लगाना, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन के प्रकार देख लेते हैं। नियंत्रित अवलोकन, जिसमें घटना पर नियंत्रण और अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण। अनियंत्रित अवलोकन सहभागी अवलोकन होता है, असहभागी होता है और अर्ध सहभागी अवलोकन होता है। तीसरा होता है सामूहिक अवलोकन, मतलब अवलोकन के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन, ये सब इसके सब पार्ट होते हैं। नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग अधिकतर प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है, लेकिन विगत कुछ दशकों में सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग होने लगा है। इसमें घटना और अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रयोगशाला में किया जाने वाला अध्ययन नियंत्रित अवलोकन ही है। नियंत्रित अवलोकन का पूर्व नियोजित अवलोकन और संरचित अवलोकन, व्यवस्थित अवलोकन भी कहते हैं। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व आक्रमण, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों और शिशु गृह के बच्चों के अध्ययन के लिए किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी एवं मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तीसरा जो पार्ट होता है अनियंत्रित अवलोकन का होता है। इसमें ना तो घटना पर और ना ही अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण होता है। वह स्वतंत्र होता है और किसी भी घटना का अध्ययन कर सकता है। गुडे एवं हार्ट इसे साधारण अवलोकन कहते हैं, जबकि जहोदा और कुक इसे असंरचित अवलोकन कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनियंत्रित अवलोकन एक प्राचीन विधि है। जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि अनियंत्रित अवलोकन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला सहभागी अवलोकन, जिसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन ने 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का सदस्य बन जाता है और उससे संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। जॉन मेज अपनी पुस्तक द टूल्स ऑफ सोशल साइंस में लिखते हैं कि जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कन समूह के अन्य हृदय
सदस्यों के हृदयों की धड़कनों से मिल जाती है और वह बाहर से आया हुआ कोई अनजान नहीं रह जाता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन विधि को प्रमुखता से प्रयोग किया गया है, जैसे जॉन हॉवर्ड ने कैदियों का अध्ययन किया, लिप्ले और बूथ ने श्रमिक परिवारों का, मेलिनोव्स्की ने टोबियान द्वीप की अर्गोनाट जनजाति का, रेमंड फर ने होबो लोगों का और बाइट ने सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का सहभागी अवलोकन किया है। ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सहभागी अवलोकन विधि से घटना के संबंध में व समूह के संबंध में विस्तृत या गहन सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष यह भी है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता हमेशा बनी रहती है। असहभागी अवलोकन क्या होता है, ये जान लें। असहभागी अवलोकन, जब अवलोकनकर्ता समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है। मतलब जब क्या होता है, अध्ययनकर्ता जो होता है वह समूह में भाग नहीं लेता बल्कि दूर से ही वहां उसकी क्रियाओं को देखता है, तो उसे क्या कहते हैं, असहभागी अवलोकन कहते हैं। साधारणतः यह समूह में एक बाहरी व्यक्ति और शोधकर्ता के रूप में उपस्थित होता है। कभी कभी समूह के सदस्य उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ भी होते हैं, जैसे स्पीच एवं वुल्फ ने नर्सरी स्कूल के बच्चों का अध्ययन इसी तरह के शीशे के पीछे से किया था। मतलब उन्होंने क्या किया था, शीशे के पीछे खड़े होकर नर्सरी के स्कूल के बच्चों का अध्ययन किया था। तीसरा जो अध्ययन है वो अर्ध सहभागी अवलोकन का है। इस पद्धति का सर्वप्रथम उल्लेख गुडे एवं हार्ट द्वारा किया गया है। इसमें अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बनता ही है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस अध्ययन की विधि का उपयोग लिप्ले, लिन और कई अन्य समाज वैज्ञानिकों ने किया है। सामूहिक अवलोकन में यह माना जाता है कि मानव मस्तिष्क की एक सीमा होती है, इसलिए कई लोग मिलकर किसी घटना का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यह नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों का मिश्रण है। सन 1837 में इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव एवं विचारों जीवन के अध्ययन हेतु 1944 में जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया था। चूंकि यह एक खर्चीली विधि है, इसमें कुशल और प्रशासक की आवश्यकता होती है, अतः यह विधि किसी व्यक्ति के बजाय सरकारी एवं अर्ध सरकारी संगठनों के द्वारा प्रयुक्त होती है। सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन पद्धति का शुरुआत 1897 में फ्रेंच बुआस द्वारा 1898 में रिवर्स द्वारा अपने अध्ययन में किया गया था। साक्षात्कार, जैसा कि शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है, साक्षात्कार किसी के अंदर प्रवेश न कर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। इसका तात्पर्य है जिन अप्रकट और अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। M.N. बसु लिखते हैं कि एक साक्षात्कार कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने के मिलन को कहा जा सकता है। गुडे एवं हार्ट ने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। हेडर और लिंडमैन ने साक्षात्कार को दो और अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संवाद माना है, जिसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। पॉमर ने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। लूथर फ्राई का मत है कि साक्षात्कार सामग्री संग्रहण की एक प्रणाली है। यह किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वार्तालाप के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेरणा पाते हैं और उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। साक्षात्कार के प्रकार, विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न आधारों पर साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें कार्य और उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निदानात्मक साक्षात्कार, इसका उद्देश्य किसी समस्या के कारण को ज्ञात करना, जैसे एक डॉक्टर रोग के कारण को जानने के लिए रोगी से पूछताछ करता है, उसी प्रकार सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के कारणों को जानने के लिए शोधकर्ता सूचनादाता से साक्षात्कार करता है। अपराध, बाल अपराध, बेगरीबी, बेकारी आदि समस्याओं के कारणों को जानने के लिए किया जाने वाला साक्षात्कार क्या कहलाता है? निदानात्मक साक्षात्कार कहलाता है। उपचारात्मक साक्षात्कार, किसी समस्या के कारण को जानने के पश्चात उसके समाधान के लिए लोगों से सुझाव मांगना उपचारात्मक साक्षात्कार कहलाता है।
अनुसंधानात्मक साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार से संबंधित नवीन ज्ञान और तथ्यों की खोज की जाती है। इसी के आधार पर उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। औपचारिकता के आधार पर मोजन ने साक्षात्कार को 2 भागों में विभाजित किया है, औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यू। इसे नियंत्रित और नियोजित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें पहले से ही कुछ प्रश्न बनकर लिखे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नए प्रश्न बनाने और शब्दों में परिवर्तन करने की छूट साक्षात्कारकर्ता को नहीं होती है। जो फॉर्मल होते हैं वो पहले से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, मतलब संरचित किए जाते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। और जो अनौपचारिक साक्षात्कार होता है, इनफॉर्मल, इसे अनियंत्रित और अनियोजित व स्वतंत्र साक्षात्कार कहा जाता है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों को बनाने, कर्म परिवर्तन करने, अर्थ की व्याख्या करने, नए प्रश्न बनाने, प्रश्नों की शब्दावलियों में परिवर्तन करने की छूट होती है। उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा क्या है, सामूहिक साक्षात्कार, ग्रुप कलेक्टिव इंटरव्यू। इसमें एक समय में शोधकर्ता एक ही सूचनादाता के माध्यम से बातचीत करता है। शोधकर्ता सूचनादाता को प्रभावित भी कर सकता है और जिसमें सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो जाती है। सामूहिक साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक से अधिक व्यक्ति या एक समूह से सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसमें वह उत्तरदाताओं को बारी बारी से प्रश्न पूछ सकता है और संपूर्ण समूह में एक बार प्रश्न पूछ सकता है। अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अनिर्देशित साक्षात्कार होता है, जिसे नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू कहते हैं। इसे नियंत्रित व असंचालित साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें किसी कठिन समस्या के बारे में सूचनादाता से स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें शोधकर्ता और उत्तरदाता दोनों स्वतंत्र होकर बातचीत करते हैं। इसमें यह अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। केंद्रित साक्षात्कार, जिसे फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं, इसका प्रयोग किसने किया है, मर्टर ने किया है। इस प्रकार के साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग आर्गन द्वारा और बाद में किसके द्वारा, मर्टन के द्वारा किया गया है। रेडियो के प्रभाव को जानने के लिए किया गया। आर्गन ने बताया कि रेडियो ने 150 प्रकार के समाजों को प्रभावित किया है। चूंकि यह साक्षात्कार किसी विशेष घटना या अवस्था या परिस्थिति के प्रभाव पर केंद्रित होता है, इसलिए इसे केंद्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका, मतलब इंटरव्यू गाइड का सहारा लिया जाता है। पुनरावृत्ति साक्षात्कार, जिसे रिपीटेटिव इंटरव्यू कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम रेजर्सफिल द्वारा किया गया। चूंकि समाज में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जिसका परिणाम एकाएक ना होकर धीरे धीरे होता है, अतः बार बार कुछ अवधि के बाद इस प्रकार के साक्षात्कार प्रयोग किया जाता है। जैसे औद्योगिकरण का भारतीय गांवों पर प्रभाव। संपर्क के आधार पर साक्षात्कार 2 तरह का होता है, पहला प्रत्यक्ष साक्षात्कार, दूसरा अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के साक्षात्कार की बात की जाती है, जिसमें संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्धसंरचित साक्षात्कार। इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित, नियोजित अनियोजित दोनों प्रकार के साक्षात्कार शामिल होते हैं। साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, इसलिए इसका संचालन एक कला है। किसी भी साक्षात्कार की प्रक्रिया के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला, साक्षात्कार के बारे में प्रारंभिक तैयारी, दूसरा साक्षात्कार की प्रक्रिया, तीसरा साक्षात्कार की समाप्ति एवं प्रतिवेदन। प्रश्नावली, यह भी तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। इसमें शोधकर्ता घटना से संबंधित प्रश्नों की सूची बनाकर डाक द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में बसे लोगों को भेजता है, इसलिए गुड एवं हार्ट इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रविधि कहते हैं। इसमें समय एवं धन दोनों की बचत होती है। न्यूनतम धन से भी जानकारी प्राप्त की जाती है, शायद इसीलिए इसे सर्वाधिक उचित प्रविधि माना गया है। प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। समानता प्रश्नावली के 5 प्रकार माने गए हैं। पहला, संरचित और संयोजित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही किया जाता है, बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। डॉक्टर D.N. मजूमदार ने कानपुर नगर का अध्ययन इस प्रकार की प्रश्नावली से किया था।
अनियोजित और संयोजित प्रश्नावली, इसमें पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता है बल्कि उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करने हैं। बंद, सीमित, प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने संभावित उत्तर भी लिखे रहते हैं। उत्तरदाता को अपना उत्तर इन्हीं में से देना होता है, जैसे क्या आप अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करते हैं, हाँ या नहीं। खुली, असीमित और अप्रतिबंधित प्रश्नावली, इसमें प्रश्न के सामने खाली स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि उत्तरदाता स्वयं अपना वक्तव्य विचार व्यक्त कर सके। जैसे शिक्षा संबंधी समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे। चित्रमय प्रश्नावली, इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रदर्शित किए गए रहते हैं। अनुसूची, यह भी तथ्य संकलन की प्राथमिक प्रविधि है। यह भी प्रश्नों की एक सूची है, लेकिन इसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाता बल्कि शोधकर्ता उत्तरदाता से पूछकर इसे स्वयं भरता है, इसलिए इसमें यथोचित एवं प्रभावपूर्ण उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अनुसूची में सामाजिक सोच से संबंधित 3 प्रमुख प्रविधियां का समावेश होता है, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इसलिए इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहते हैं। स्थानीय स्रोत, स्थानीय स्रोत को भी प्राथमिक तथ्य के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं उस स्थान पर जाकर उस घटना से संबंधित लोगों, पत्रों, पत्रिकाओं आदि से जानकारी प्राप्त करता है। निदर्शन, लुंडबर्न संगणना विधि, सेंसस मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, निदर्शन पद्धति, सैंपलिंग मेथड। निदर्शन भी सामाजिक शोध में तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें समग्र संपूर्ण में से कुछ का चुनाव किया जाता है और कुछ का अध्ययन किया जाता है तथा प्रमुख निष्कर्षता समग्र पर लागू किया जाता है। मतलब सैंपल जो होता है उसमें क्या होता है, समग्र का अध्ययन नहीं किया जाता, मतलब कुछ का। हम जैसे किसी भी कोई भी चीज करते हैं उसमें सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं। जैसे चावल लेने जाते हैं, मुट्ठी भर चावल लेके हम उसका जांच करते हैं कि चावल सही है नहीं। 1-2 आलू चेक करके आलू खरीदते हैं, ये मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। हम सब चीज तो पूरा जांच नहीं सकते हैं, इसलिए हम कुछ के आधार पर संपूर्ण का अध्ययन करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में बड़े समूह को या समूह को समग्र कहा गया है। चुने गए प्रतिनिधि तथ्य को निदर्श कहा गया है। जिन प्रविधि के सहारे निदर्श का चुनाव किया जाता है उसे ही निदर्शन पद्धति कहते हैं। गुडे एवं हार्ट के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि है। बोगार्ट के अनुसार निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिनिधियों का चयन है। विशेषताएं, समग्र का प्रतिनिधित्व, पर्याप्त आकार, निष्पक्षता, साधनों के अनुरूप, सामान्य ज्ञान, तथ्य पर आधारित, व्यवहारिक अनुभव पर आधारित। निदर्शन के लाभ, समय की बचत, धन की बचत, समग्र की बचत, गहन अध्ययन, परिणामों की परिशुद्धता, तथ्यों की पुनर्परीक्षा, प्रशासनिक सुविधा। संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन असंभव। अध्ययन की दृष्टि से निदर्शन को मुख्यतः 2 भागों में बांटते। एक होता है संभावित निदर्शन। संभावित निदर्शन वह है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की कितनी संभावना है या ज्ञात रहती है, जिसकी गणना की जा सकती है। अपने सरलतम और आदर्श रूप में संभाविता निदर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का अवसर समान होता है। इसके अंतर्गत दैव निदर्शन, क्रमबद्ध निदर्शन, स्थितिगत निदर्शन, गुच्छ निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, बहुपक्षीय निदर्शन, क्षेत्र निदर्शन आदि सम्मिलित है। असंभाविता निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसके अंतर्गत वे प्रविधियां आती हैं जिनमें किसी इकाई के चुने जाने की संभावना ना तो ज्ञात रहती है, ना ही उसकी गणना की जा सकती। इस प्रकार के निदर्शन में निदर्शन त्रुटि का आकलन नहीं किया जा सकता है। इस विधि में यही कहा जा सकता है कि प्रत्येक इकाई के निदर्शन सम्मिलित होने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य है। इसके अंतर्गत अंश, कोटा निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, आकस्मिक निदर्शन,
उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, सुविधाजनक निदर्शन, स्वयंचलित निदर्शन एवं स्नोबॉल निदर्शन आदि सम्मिलित है। दैव निदर्शन, इस प्रकार के निदर्शन में समग्र की सभी इकाइयों का समान रूप से चुने जाने का अवसर प्राप्त होता है। इस पद्धति में समग्र की प्रत्येक इकाई निर्देश के रूप में चुने जाने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक को चुने जाने का अवसर उपलब्ध है। दैव निदर्शन विधि में अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लॉटरी प्रणाली, कार्ड एवं टिकट प्रणाली, नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली, टीपेट प्रणाली, ग्रिड प्रणाली। टीपेट एक विद्वान थे जिन्होंने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई। इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिखा दिया। ग्रिड प्रणाली, इसका प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया गया। दैव निर्देशन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर उपलब्ध होता है। यह सबसे सरल विधि है। इसमें निष्पक्षता के गुण मौजूद है। इससे समय, धन और श्रम की बचत होती है। लेकिन इससे सबसे बड़ा दोष जो है, यह समानता वाले समूहों के अध्ययन में सहायक है। जब समग्र में बहुत विविधताएं होती है तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्रमबद्ध और व्यवस्थित निदर्शन, इस पद्धति में दैव निदर्शन के समान सर्वप्रथम समग्र की सभी इकाइयों की पूर्ण सूची तैयार कर प्रत्येक इकाई को क्रमांक प्रदान किया जाता है। फिर जितनी संख्या में निदर्शन का चुनाव करना है, उसी अनुपात में इस निश्चित अंतराल पर इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है। स्थितिगत निदर्शन, इसे वर्गीकृत और मिश्रित निदर्शन भी कहा जाता है। इसमें स्वायत्तता के आधार पर समग्र को स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ग के स्तर में एक निश्चित चुनाव दैव निदर्शन विधि से किया जाता है। उदाहरणतः किसी शहर में जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो हम संपूर्ण नगर को विभिन्न जातियों में बांट देंगे। प्रत्येक जाति में निदर्शन का चुनाव दैव निदर्शन विधि से करेंगे। गुच्छ निदर्शन, जब समग्र की इकाइयों को स्पष्ट करना कठिन हो और समग्र को विभिन्न इकाइयों के गुच्छ और समूह के रूप में विभाजित किया जाता हो तो इस प्रकार के निदर्शन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले दैव निदर्शन विधि के समग्र को कई हिस्सों व समूहों में विभाजित किया जाता है। दूसरे चरणों में चुने हुए गुच्छों में से ही दैव निदर्शन विधि से समग्र का चुनाव कर लिया जाता है। स्थितिगत गुच्छ निदर्शन में प्रमुख अंतर यह है कि गुच्छ निदर्शन में विभिन्न चरणों में विभिन्न निर्दिष्ट इकाइयों का चुनाव किया जाता है, जबकि स्थितिगत निदर्शन में एक ही स्तर पर ऐसा चुनाव होता है। बहुस्तरीय निदर्शन, निदर्शन की यह विधि गुच्छ निदर्शन एवं स्तरीय निदर्शन की विधियों को मिश्रित करती है। जब बड़े क्षेत्र में निदर्शन का चुनाव करना होता है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। पहले स्तर में बड़ी इकाइयों और प्राथमिक इकाइयों जैसे गुच्छ होती हैं का चुनाव करते हैं, फिर कुछ द्वितीयक का चुनाव करते हैं और इस तरह विभिन्न चरणों में इकाइयों का चुनाव करते हुए अंतिम चरण में अंतिम निर्दिष्ट इकाइयों का चुनाव करते हैं। इसकी प्रक्रिया कुछ निदर्शन के समान निकल चलती है। प्रत्येक चरण में दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, पहले स्तर में भारत के कई राज्यों में से 2 राज्यों का चुनाव, फिर दूसरे चरण में कुछ जिलों का चुनाव, तीसरे चरण में कुछ प्रखंडों का चुनाव और अंततः 2 गांवों का चुनाव किया जाता है। यह क्रिया कई चरणों में संपादित होती है, इसलिए इसे बहुस्तरीय निदर्शन कहा जाता है। बहुपक्षीय निदर्शन, बहुपक्षीय निदर्शन इस प्रकार के निदर्शन में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत से पक्ष होते हैं। इसमें कुछ सूचनाएं पूर्ण समग्र में संकलित की जाती है और प्रतिदर्शन उपनिदर्शन का निर्माण किया जाता है। जब केवल एक ही उपनिदर्श होता है तब इसे दोहरा निदर्श व द्विपक्षीय निदर्श कहते हैं। यह बहुस्तरीय निदर्श से भिन्न है क्योंकि बहुस्तरीय निदर्श विधि में प्रत्येक चरण में विभिन्न प्रकार के निदर्श इकाइयों का राज्य, जिला, प्रखंड, गांव आदि का चुनाव किया जाता है, किंतु बहुपक्षीय निदर्श में एक प्रकार की निदर्श इकाइयां होती हैं। केवल कुछ इकाइयों में कुछ अधिक सूचनाएं संकलित की जाती हैं। क्षेत्र निदर्शन, इस विधि में सबसे पहले समग्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, फिर उन क्षेत्रों से अध्ययन के लिए किसी निश्चित क्षेत्र का चुनाव करते हैं, फिर उन क्षेत्रों से अध्ययन के लिए किसी निश्चित क्षेत्र का चुनाव करते हैं, फिर उस क्षेत्र के निवासियों का अध्ययन करते हैं, फिर उसके लिए दैव निदर्शन की ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। असंभाविता निदर्शन प्रणाली निम्नलिखित है।
उद्देश्यपूर्ण निदर्शन जिसे पर्पजिव सैंपलिंग कहते हैं, इसमें शोधकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समग्र से कुछ इकाइयों का चुनाव करता है। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वालों की इच्छा, उसका निर्णय उद्देश्य ही प्रधान होता है। यह पूर्णतः शोधकर्ता के विवेक पर आधारित है। आकस्मिक निदर्शन यह भी पूर्णतः शोधकर्ता की रुचि पर निर्भर करता है। जिन इकाइयों से तथ्य संकलन की सुविधा होती है उनमें आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, उसी का चुनाव किया जाता है, उसे सुविधाजनक निदर्शन भी कहते हैं। जब समग्र की सूची उपलब्ध ना हो, समय व धन की कमी हो, इकाइयां भी अस्पष्ट हो, तब यही विधि शोधकर्ता अपनाता है। अंश या कोटा निदर्शन। कोटा निदर्शन में भी स्थितिगत निदर्शन के समान समग्र को कुछ विशेषताओं के आधार पर पहले कुछ स्तरों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग व स्तर से निश्चित संख्या में इकाइयों का चयन किया जाता है। इसमें इकाइयों के चुनाव के लिए दैव निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि शोधकर्ता अपनी रुचि एवं आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ग या स्तर या कोटा निर्धारित कर देता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की भावना अधिक होती है। निदर्शन त्रुटि की गणना संभव नहीं है, फिर भी यह एक सरल व सुविधापूर्ण विधि है। स्वयं चयनित निदर्शन सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग। कभी कभी निदर्शन का चुनाव शोधकर्ता को नहीं करना पड़ता, बल्कि समस्या से संबंध उसमें रुचि देखने वाले व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से निर्दिष्ट की इकाई बन जाते। जैसे रेडियो या समाचार पत्र आदि से व्यक्तियों का सहयोग मांगा जा सकता है। रुचि लेने वाले व्यक्ति उसका प्रत्युत्तर देते हैं। इस प्रकार के निदर्शन में कम समय में ही अधिक संख्या में व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है। स्नोबॉल हिमगेन निदर्शन। यह एक ऐसा निदर्शन है जिसमें सूचनादाताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब समग्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, आधी अधूरी जानकारी होती है। सूचनादाताओं में संपर्क करना, उनसे जानकारी एकत्रित करना कठिन होता है। यह विधि हिमगेन की उपमा पर आधारित है। इसमें बर्फ के गोले को ढेर बनाकर बार बार मिलाकर जैसे जैसे गोला किया जाता है, वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता जाता है। इस विधि में शोधकर्ता स्वयं उन व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है जिनसे वह परिचित होता है, जिनके पास विषय से संबंधित कुछ जानकारी होती है। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के बाद उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम बताए जाते हैं और इस प्रकार यह आकार बढ़ता जाता है। यह विधि किसी प्रकार के दंगे फसाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। निदर्शन एरर मतलब निदर्शन त्रुटि सैंपलिंग एरर किसे कहते हैं। जब समग्र से निदर्श का चुनाव किया जाता है तो ये माना जाता है कि समग्र की सभी विशेषताएं इस निदर्श में भी होगी, किंतु जब वास्तविक रूप से निदर्श निकाला जाता है तो उसके चयन में दो मुख्य त्रुटियों की आने की संभावना होती है। चयन की प्रक्रिया में पक्षपात का उत्पन्न हो जाना, निदर्शन में दैव निदर्शन त्रुटि का आ जाना। उपकल्पना हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, आइए ये जानते हैं। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। उपकल्पनाएं सामाजिक शोध में अनुसंधानकर्ता को दिशा निर्देश करती हैं। किसी भी अध्ययन के पूर्व अध्ययन के संबंध में अध्ययनकर्ता द्वारा घटना या समस्या के बारे में बनाई गई एक धारणा है। अनुसंधानकर्ता द्वारा बनाई गई धारणा हवा में नहीं होती, बल्कि वास्तविक होती है। यह अनुसंधानकर्ता को अध्ययन में मार्गदर्शन का काम करती है। उपकल्पना एक अनुमानात्मक कथन है। लुनबर्ग कहते हैं कि उपकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष है, इसकी सत्यता की परीक्षा भी बाकी है। बोगार्ट एक उपकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाता है। प्रोफेसर पीएच मन के अनुसार उपकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपकल्पना सामाजिक शोध को आसान बनाने के लिए उसे द्वारा घटना के संबंध बनाई गई एक धारणा है। एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताएं होती हैं, स्पष्टता होती है, उपयोग सिद्धता होती है, विशिष्टता होती है, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध होती है, सरलता होती है। उपकल्पना के प्रकार। विद्वानों द्वारा उपकल्पना के संबंध में विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पहला है वर्णनात्मक उपकल्पना। कुछ उपकल्पनाएं घटना की विशेषता एवं वितरण से संबद्ध होती हैं। जैसे भारत की 60% जनसंख्या कृषि रोजगार पर आश्रित है और यह भारतीय जनसंख्या का 70% अशिक्षित है। ये उपकल्पनाएं घटना के सह संबंध के बारे में न होकर उसकी विशेषताएं या विवरण प्रस्तुत करती हैं। इन्हें वर्णनात्मक उपकल्पना कहेंगे।
संबंधात्मक उपकल्पना रिलेशनल हाइपोथेसिस। इसमें घटना से संबंधित चरों या तत्वों के संबंध में अनुमान लगाया जाता है कि उसमें वास्तव में दो तत्व के संबंध को रेखांकित किया जाता है, जैसे राजनीति और अपराधी का संबंध, जाति और राजनीति का संबंध, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता का संबंध, सामाजिक एकीकरण और आत्महत्या की दर से विपरीत संबंध इत्यादि सभी संबंधात्मक उपकल्पनाएं हैं। उपकल्पनाओं को प्रकल्पनाएं भी कहा जाता है। करणात्मक उपकल्पना, ये वे संबंधात्मक उपकल्पनाएं हैं जो चरों और तत्वों के कारण संबंध को प्रभाव दर्शाती हैं, जैसे काम के घंटों में वृद्धि के साथ कार्य संतुष्टि में कमी आती है, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अधिक गतिशील होते हैं इत्यादि। अनुसंधान प्रकल्पना, जिसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, यह वास्तव में काम चलाऊ उपकल्पना है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। उसकी उपकल्पना का परीक्षण शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। इसे सकारात्मक उपकल्पना भी कहते हैं। नकारात्मक उपकल्पना, शून्य उपकल्पना। नकारात्मक उपकल्पना अनुसंधान उपकल्पना के विपरीत होती है। ये भी किसी विषय के बारे में अनुमानात्मक संबंध को व्यक्त करती है, किंतु नकारात्मक रूप से है। जहां अनुसंधान उपकल्पना में अनुमानात्मक संबंध को सही समझा जाता है, वहीं नकारात्मक उपकल्पना उस संबंध के नकारती है। जैसे प्रेम विवाह से ही विवाह विच्छेद का कारण है, मतलब प्रेम विवाद ही विवाह विच्छेद का कारण है, गरीबी या आत्महत्या का कारण है आदि। सांख्यिकी उपकल्पना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया सर। जैसे प्रेम विवाह ही विवाह विच्छेद का कारण नहीं है, गरीबी ही आत्महत्या का कारण नहीं है। बोलते बोलते जबान लड़खड़ाने लगती है, सॉरी इसके लिए। और दूसरी हम जो पढ़ते हैं सांख्यिकी उपकल्पना, जब अनुसंधान उपकल्पना को गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है तो यह सांख्यिकी उपकल्पना कहा जाता है। जैसे का की आयु ज्ञात से अधिक है, यह अनुसंधान उपकल्पना है। का व ज्ञात की आयु में कोई अंतर नहीं है, नकारात्मक उपकल्पना है। का की आयु का मध्यमान ज्ञा के मध्यमान से अधिक है, सांख्यिकी उपकल्पना है। वस्तुनिष्ठता, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के संबंध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि इनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसका कारण सामाजिक घटनाओं की अपनी प्रकृति से, जैसे सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं या जटिल होती हैं या गुणात्मक होती है या स्वाभाविक नहीं होती हैं। इसमें सजातीयता का अभाव होता है। सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो परिणाम हमारे सामने आते हैं उसे ही घटना कहते हैं। वस्तुनिष्ठता एक बृहद दृष्टिकोण है जो समाज के नजरिए से व्यक्ति को समझने की कोशिश करता है। इस तरह यह अपने अध्ययन में निगमात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें हम इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं, जो सब्जेक्टिविटी होती है उसमें हम क्या करते हैं, इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं। इसके विपरीत वस्तुनिष्ठता व्यक्ति के दृष्टिकोण को मात्र समझने पर जोर देता है, इसलिए यह आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए घटना का वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा घटना का यथार्थ एवं निष्पक्ष अध्ययन होता है। ग्रीन के शब्दों में वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता के प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का होना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, सामाजिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए, नए अनुसंधान की संभावनाओं को जानने के लिए, घटनाओं के वास्तविक अध्ययन के लिए, प्रतिनिधि तथ्यों की प्राप्ति के लिए, सत्यापन के लिए। सेरेंडिपिटी यह रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है। इनका कहना है कि यह अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता कुछ नवीन जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसके संबंध में अध्ययनकर्ता ने विचार ही नहीं किया था, क्योंकि यह इससे पूर्णतः अनभिज्ञ था। यह नवीन तथ्य ही क्या कहलाती है, सेरेंडिपिटी। मतलब अध्ययनकर्ता कोई अध्ययन करता है, उसे अचानक कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया है, मिला पर फिर भी उसे जो मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं। आइए अब जान लें अनुसंधान प्ररचना क्या होता है। किसी भी अध्ययन की शुरुआत करने की तैयारी को अनुसंधान प्ररचना कहते हैं। इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि अनुसंधान को कैसे वैज्ञानिक बनाया जाए, किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, अध्ययन में कौन कौन सी बाधाएं और सीमाएं हो सकती है, उन पर किस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन सभी तैयारी को अनुसंधान प्ररचना कहते हैं। अनुसंधान प्ररचना को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है
अन्वेषणात्मक निरूपणात्मक अनुसंधान संरचना, जिसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कहते हैं। इस रिसर्च डिजाइन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ता को विषय व समस्या से परिचित कराना है। इसमें शोधकर्ता समस्या जानने के बाद उसका अन्वेषण व निरूपण आसानी से कर सकता है, साथ ही उसके आधार पर उपकल्पना का निर्माण भी कर सकता है। समानता अनुसंधान संरचना के 3 उद्देश्य बताए गए हैं: विषय और समस्या का निरूपण, उपकल्पना का निर्माण और परावर्ती शोध की दिशा व स्वरूप का निर्धारण। वर्णनात्मक शोध संरचना या स्थिति या जानकर चलती है कि शोधकर्ता को अध्ययन विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त है, उसने एक उपकल्पना का निर्माण भी कर लिया है। अब वर्णनात्मक शोध संरचना द्वारा उस उपकल्पना से संबंधित सूचनाओं तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, अन्य प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। जो सूचनाएं संकलित होती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वर्णनात्मक शोध कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन, तथ्य संकलन की प्रविधियों का प्रयोग, चुनाव, निदर्शन का चुनाव, आंकड़ों का संकलन, उनकी जांच, तथ्यों का विश्लेषण, प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। अन्वेषणात्मक अध्ययन का समापन समस्या एवं उपकल्पना के निरूपण से होता है, जबकि वर्णनात्मक अध्ययन का समापन उद्देश्य प्रकल्पना के विश्लेषण एवं परीक्षण से होता है। प्रयोगात्मक शोध संरचना, इस शोध संरचना के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का परीक्षण किया जाता है और इस बार जब बार बार एक ही परिणाम आता है तो यह मान लिया जाता है कि किया जाने वाला अध्ययन वैज्ञानिक है, उसके निष्कर्ष का सामान्यीकरण कर दिया जाता है। चैपिन ने बताया कि प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किया जाने वाला अवलोकन मात्र है। निदानात्मक अनुसंधान संरचना, शोधकर्ता मूल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति तथा ज्ञान में वृद्धि है, लेकिन जब शोधकर्ता किसी समस्या के किसी कारण के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर उस समस्या का समाधान करता है तो उसे निदानात्मक शोध संरचना कहते हैं। वास्तव में निदानात्मक शोध संरचना का उद्देश्य किसी समस्या के निदान की खोज करने वाले कार्य से है। विद्वानों ने अनुसंधान संरचना की दृष्टि में निदानात्मक अध्ययन को वर्णनात्मक शोध संरचना से में ही सम्मिलित किया है। घटनोत्तर अनुसंधान संरचना, प्रयोगात्मक अनुसंधान संरचना की तरह घटनोत्तर अनुसंधान संरचना का उद्देश्य कारणात्मक उपकल्पना का परीक्षण है। यही कारण है कि चैपिन, गिरविट जैसे विद्वान घटनोत्तर अनुसंधान संरचना को प्रयोगात्मक अनुसंधान संरचना का ही रूप मानते हैं। अनुशासनात्मक अनुसंधान, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसका प्रयोग किसने किया था? राधाकमल मुखर्जी ने किया था। वर्तमान समय में इस प्रकार के अनुसंधान पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक विषय को एक पूर्ण इकाई के रूप में अलग अलग न लेकर अनेक विषयों अनुशासन जिनका एक ही लक्ष्य है, जिन्हें एक समूह में रखा गया है जिससे छात्रों को अधिकतम लाभ हो एवं समन्वित ज्ञान का विकास हो। इसी कारण सभी मानविकीय विषयों को एक श्रेणी में रखा जाता है और एक जैसी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं, अगर ज़्यादा है तो इसको दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे, अगर थोड़ा सा है तो कंप्लीट कर देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा है तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कल जो वीडियो शुरू करेंगे वो है अंतर्वस्तु विश्लेषण से करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ कि न्यू वीडियो और बना सकूँ आप लोग के लिए। और हो सकता है कहीं कहीं मैंने कुछ शब्द गलत बोल दी हूँ, वो आप अगर देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, वो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।